नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं औरंगाबाद में, और यह काफ़ी जो है पुराना डेयरी फार्म है। और इस फार्म को कैसे संचालित किया जाता है, क्या क्या फार्म में परेशानी आती है गायों को लेकर के, खिलाने पिलाने से लेकर के जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस फार्म को संचालित करने वाले चाचा जी से हम बातचीत करते हैं कि कैसे इस फार्म को मैनेज करते हैं। नमस्कार चाचा, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और यह फार्म कहाँ पर स्थित है, पूरा पता बता दीजिए। मैं लालदेव प्रसाद जी। यह फार्म है औरंगाबाद जिला महाराजगंज रोड निकट भी मार्ट के अवस्थित है जी। इसका संचालन हम 1990 में किए हैं जी। इसके पहले हम संस्कृत स्कूल में हेडमास्टर थे। हमने हिंदी से एमए और संस्कृत से आचार्य किया, वहाँ पर हेडमास्टर रहे। और इसके बाद जब 1990 में जनता दल की सरकार बनी, उसमें हमारे लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके पास हम लोग अधिक संख्या में गए। इस स्कूल के वेतन भुगतान के लिए मान्यता तो दे दी गई थी। जी। लेकिन वहाँ पर जाने के उस समय हम यहाँ के औरंगाबाद जिला के एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे। इस हैसियत से भी हमको वहाँ ले गया। कुछ इसके चलते भी कुछ होता है हमारे बिहार में या और जगहों में है, जात पात के लेकर इनका कुछ प्रभाव होगा। तो जिस बिरादर से हमारे लालू जी हैं, उसी बिरादर से हम भी बिलोंग करते हैं। जी। तो इसी रूप में हमको वहाँ ले गया। हम गए, जाने के बाद में उनसे बातें हुई जी कि भाई इस तरह से हम लोग हैं। कहीं कि भाई ये स्कूल संस्कृत स्कूल होने वाला नहीं है। अभी स्थिति जो हो, उस समय हमको नहीं लगता था कि लालू जी नहीं चाहें वो काम हो जाएगा। हमारी समझ यही थी कि हमारे लालू जी मंत्री हैं और बाकी सभी लोग संतरी हैं। वन मैन कमेटी थी, जो ही चाहते थे वही होता था। और हमको उस समय ये भी समझ बनी कि ये जल्दी हटने वाले भी नहीं हैं, इनको कोई हटा नहीं सकता है, ऐसी पॉपुलरिटी थी। जी। तो बात ऐसी हुई भी बहुत दिनों तक रहे। ये भी बात सही है कि यदि ये इस तरह के माने ढंग से कुछ करते रहते, ये जो कुछ इस तरह से चाहे लापरवाही में हो या जानबूझ के हो, जी। यदि आदमी जो सही है उसको सावधान भी रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ना भाई नहीं जाने, अब ये गलतियां हो गई। तो भाई आप सही हैं तो सावधान भी रहिए। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो सर, आप एक शिक्षक थे। जी। और शिक्षक से एक डेयरी फार्म में आना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। जी। तो आपके कैसे माइंड में आया कि हमें डेयरी फार्म कर लेंगे और इसमें सफल भी हो जाएंगे? जी। हाँ, वही हम कहने जा रहे हैं जी। वही कहने जा रहे हैं। तो उनको बहुत कहने के बाद में एक साथ में हमारे डॉक्टर दूध मोहन यादव थे, आपको यहाँ यादव कॉलेज में प्रोफेसर थे, वही उनको लेकर के साथ हमको गए थे। तो वो कहीं कि ना भाई होने वाला नहीं है। डॉक्टर दूध मोहन यादव ने बताया कि भाई आप सारी ज़िंदगी तो यही बिता दिए इसमें, अब क्या करेंगे, कई चीज़ के लायक हैं, कहाँ जाएं। लालू जी ने कुछ देर तक मौन रहे और इसके बाद में कि इनको कुछ नहीं सूझ रहा है तो आपको डेयरी स्टार्ट कर दें। जी। इसमें हम और विशेष बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको नहीं चलने का प्रश्न नहीं होगा और ढंग से करेंगे तो दाल रोटी की भी कमी नहीं होगी। मैं हताश और उदास मन से, एक बात हो रही थी पटना में। जी। 3 kg या 4 kg जो कहा जाता है उसी में थे। वहाँ से हमारा घर पड़ता है इसी के बीच में, दाऊद नगर में हसपुरा। लेकिन वहाँ नहीं जाकर के हम सीधे औरंगाबाद चले आए। औरंगाबाद आने के बाद में हम सोचा, मेरे पास पैसे नहीं थे, स्कूल के पीछे सब पैसा समाप्त हो चुका था। उस समय उद्योग विभाग से निकला हुआ था डेयरी के लिए। तो उद्योग विभाग में हम अप्लाई किए और उस समय हमारा उम्र लगता है कि करीब 31 या 32 जो लास्ट एज था वो। हाँ, नौकरी का नहीं, इसमें लोन का भी। हाँ, उस समय एज था कि इतना लोगों को, तो इसलिए हमारा बिना कोई पैरवी का सिलेक्शन हो गया। और जब हमको बड़ी खुशी हुई कि भाई बिना पैरवी को हो गया, अब हमको कोई था नहीं, पैसा की भी व्यवस्था हो गया, हम इसमें लगन से लग गए। तो कितनी गाय? हाँ सर, हम एक गाय स्टार्ट किए और थोड़ा सा मकान बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल, शटरिंग
ले लिए। जी। अब एक गाय से हम सेवा करने लगे और उसमें अब हम निश्चित रूप से हो गया कि हमको दूसरा कुछ अब नहीं करना है, हमको यही करना है, डेयरी फार्म ही करना। हाँ यही करना है। अब हमको कहीं नहीं, एक जैसे हम घेरा बनाए हुए हमारा पुराना खटाल बगल में है, जी। वो सब अभी है, उसके अंदर हम 1 माह तक बाहर नहीं निकले, उसी के अंदर रहे जी। और एक गाय से 2, 3, 4, 5 आज हमारे सब मैंने 40-50 के लगा जी। हाँ 50 ऊपर हैं। तो दोनों जगह मिलाकर कितनी गाय हो गई होगी? अभी 50 है। 50। हाँ ऐसा भरा एक और है, यहाँ है भाई अहरी में भी है जी। समझे। तो हम समझते हैं कि 65 गाय अभी हमारे पास है प्रेजेंट में। हाँ, और इसको हम जब से हैं तो हमको ये अच्छा बुझा रहा है, इसी से दाल रोटी चल रहा है, लेकिन इसमें मेहनत है जी। तो शुरुआती में सर क्या क्या परेशानियों का सामना हाँ। करना पड़ा, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी शेयर जी कर जी दीजिए। हाँ, जब हमने गाय उस समय लिया जी। तो उस समय की जो गाय थी 10,500 में एक गाय ले आई। जी। वो बहुत कीमत था, इसलिए कि 2-2,500 से बेसी कीमत उसमें नहीं था। जी। और हुआ कि इतनी कीमत की गाय और वो पड़ गई बीमार। जी। बीमार पड़ गई तो हुआ कि अब क्या होगा भाई। तो हम तो लगा कि वो तो क्या कहें ताड़ पर से गिरे और खजूर पट के कि जी। कहीं गाय के कुछ हो गया तो हम तो समाप्त हो जाएंगे। जी। तो उदास बैठे हुए थे, इसी पर डॉक्टर ब्रजेश बाबू एक जी। हैं, अभी यहाँ DHO से रिटायर किए हैं, वो आए, वो इलाज के लिए आए। कहीं कि से क्या भाई बाप तो बहुत उदास है। हम कि देखिए ना सर ऐसा ऐसा बात है और हम तो जो डाल पकड़ रहे हैं वही साला टूटने जा रहा है। अब उधर से थक के इसमें आए, अभी भी गाय भी बीमारी है, बचती है, क्या होता है। वो 10-12 दिन से खाना नहीं खाई थी। जी। तो कहीं कि इसको इंश्योरेंस काहे नहीं कराते हैं हम कि इंश्योरेंस क्या होता है, गाय के भी इंश्योरेंस होता है। कहीं कि हाँ हाँ होता है। तो हम कहेंगे तो करा दे, हम कि इंश्योरेंस कराने से क्या होगा। कहीं कि गाय जीवित रहेगी तो कोई बात नहीं है, गाय यदि डेथ कर जाती है तो उस जितने की गाय होगी उतना पैसा मिल जाएगा। हमके शर्त कराइए दीजिए ना। वो इंश्योरेंस गाय को हमको करा दिए और इसके बाद में इसके इलाज भी चलने लगा। इलाज और अंदर से हमका बोल्डनेस हो गया कि कहीं कुछ बात हो गई तो इंश्योरेंस है। जी। तो गाय हालांकि मरी नहीं, वो गाय जीवित रही और वो गाय से हमारा वृद्धि होने लगा। जी। और बढ़ते बढ़ते तो कौन सी बीमारी हुआ था सर? उस गाय के डॉक्टर बताया कि सारा बीमारी है। जी। हाँ, जिसके चलते करीब 15-20 दिन का 1 महीना तक ही रहा डिस्टर्ब और इसके बाद ठीक हो हुआ। गया। जी जी। तो और सर गायों में जो थनैला एक बीमारी होता जी, है जी। सर, तो किस कारण से होता है? अगर हो भी जाता है आपके फार्म पर तो उसका घरेलू इलाज हाँ। कैसे करते हैं? देखिए थनैला बीमारी तो वायरस का चीज़ है, जी। उसके चलते होता है। और दूसरा कारण है कि इसमें सार सफाई रख रखाव भी बहुत महत्व रखता है। यदि उबड़ खाबड़ हो या थन में कुछ दूध रह गया हो, जी। बढ़िया से नहीं दुहा गया, तो उसमें उस परिस्थिति में थनैला हो जाता है। और थनैला हो जा जनरली जो हैवी मिल्किंग गाय हैं जी। उनको ज़्यादा थनैला होता है जी। ये बीमारी। और उसमें हो जाने के बाद में घरेलू उपचार जैसे हम लोग गंधक वगैरह के धुआं लगाते हैं। जी। अच्छा, ये जैसे आपको लाल मिर्च हुआ, मिर्चाई जिसको होते कितना हैं, ग्राम? 50 ग्राम। जी। और ये प्याज 250 ग्राम। जी। और 50 ग्राम ये क्या कहते हैं काला नमक। जी। ये सब को मिला करके हाँ। हम पेस्ट बना लेंगे। 50-50 ग्राम सुबह शाम जी। दिया जाए। कितना दिन तक? 3-4 दिन तक। जी। तो हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में ही हो गया तो इसमें बहुत ज़्यादा कारगर होता है। जी। जी। तो और गायों में सर जो रिपीटेशन की बार बार समस्या आती जी। है, गाय को सीमन दिया जाता है लेकिन कंसीव नहीं जी, कर जी, पाती जी, है, जी। तो उसके पीछे क्या रीजन होता है? अगर आपके फार्म पर इस तरह की समस्या होती जी, जी। है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हाँ, हैं? देखिए सर, ये तो समस्या मेरे ही यहाँ नहीं, सब जगह, और ख़ासकर जो क्रॉस ब्रीड की गाय हैं उसमें ज़्यादा होता है। जी। तो इसका कारण क्या है? जी। इसका कारण है हरा चारा का अभाव। जी। जैसे हरा चारा जिसको खाना है उसका 75% मिलना चाहिए, जी। जबकि हमारे यहाँ दाल में जो घी डाला जाता है उतना भी नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ मतलब हमारे पूरे बिहार की बात जी, बता हरा रहे चारा हैं। सालों भर नहीं मिल पाता, सालों भर नहीं, बहुत कम जगह पर उपलब्ध हो जी। पाता है। शहर में तो और शहर में तो और जैसे हमको कभी पालक वगैरह जब सस्ता हुआ तो कुछ ला करके दिलाते हैं जी। इस तरह से, लेकिन वो जो चाहिए वो हो नहीं पाता है। और जिसके कारण ये आपको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और बंझापन का केस तो ज़्यादातर इसी से होता है, जी। खाने पान के लेकर। अब इसका कोई निदान भी नहीं है। जी। इलाज के बाद भी छोड़ देते हैं। हालांकि हम तो एक बार गए थे करनाल में, जी। तो वहाँ हमने ये जो बांझ गाय हो गई, तो हम लोग को बेचने में लगता है कि क्या करें भाई, जी। वो तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं किसी रूप गलत में, हाथों में चला हाँ, गलत हाथों में चला जाएगा। तो वहाँ पर एक बंझापन कीट की चर्चा की गई। जी।
अब बंझापन कीट से होता है क्या, को गाय को 2 महीना बिस्का दिया जाता है, एकदम नहीं दूहना है। हाँ 2 महीना तक एकदम नहीं दूहना है। बंझापन कीट का प्रयोग में 2 महीना तक नहीं दूहना है। और उसको देख लिया जाता है कि इसका यूट्रस ठीक है कि नहीं, माने यूट्रस संबंधी कोई बीमारी तो नहीं है, इसके बाद मैस्टाइटिस तो नहीं है। और यदि ये दोनों तरह से फ्री होता है तो उसमें 10-12 दिन तक इसका हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है और इसके बाद में गाय दूध देना शुरू कर देती है, बिना सीमेंट दिए हुए, बिना बच्चा दिए हुए। उस तरह की गाय हमारे यहाँ भी जी 4 की संख्या में एक गाय जो 8वां बार दूध दे रही है और उसका लैक्टेशन पीरियड जैसे हमारा नेचुरल जो बच्चा देती है और उसका होता है करीब साल के लगभग, माने जैसे जैसे होता है वही स्थिति उसमें होती है। उस किट का कितना कॉस्ट पड़ता होगा सर? उस किट का तो उस समय कॉस्ट पड़ता था सर, जिस समय में स्टार्ट किए थे तो करीब 2500 रुपया। अब इसका हम समझते हैं डबल से भी अधिक हो गया है, 5000-7000 क्या क्या ये सब है। इधर हम मैंने किए भी नहीं, गत वर्ष किए थे तो हमारा कुछ पहले के जो बचा हुआ था उसी का हम प्रयोग किए थे। बहुत सारी गायों में सर जेर गिराने की समस्या होती है और बच्चा देने के 2 माह पहले क्या हम उसका फीड मैनेजमेंट करें, क्या उसको हम खिलाएं कि वह बच्चा देने के बाद उसका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा से हो, वह गाय जो है अच्छा से जेर गिरा दे। तो उसके लिए हम कैसे उसको मैनेज करें? जैसे देखिए सर, इसमें तो मार्केट में बहुत तरह तरह की दवाएं हैं, समझ गए, लेकिन हमको जो लगा कि इसमें यदि हम जो खाद्य पदार्थ देते हैं उसमें यदि सही रूप से मिनरल का प्रयोग सालों भर किया जाए, ये तो निश्चित है कि हरा चारा हम दे नहीं पाएंगे, चाह करके भी नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए जो हमारा मिनरल है उसका सब्स्टिट्यूट है वो यदि दिया जाए। कितनी मात्रा में? एक गाय को मैंने सुबह शाम करके 50-50 ग्राम दिया जाए पर डे, तो वो इस तरह की समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज़ है जैसे हम अपना प्रयोग जो करके देखें, हाँ, कि जैसे गाय का जो बच्चा देने की जो अवधि है उसके करीब 1 माह पहले प्रत्येक 8 दिन पर गाय को 200 ग्राम घी माने दे दिया जाए एक बार में प्रत्येक 8 दिन पर, तो बच्चा देने में आसानी होती है, दूध पर भी बहुत बढ़िया प्रभाव होता है, जेर भी आसानी से जेर भी आसानी से गिराती है। ये मैंने अपना अनुभव की बात हम बता रहे हैं। तो एक डेयरी फार्म पर सर कितनी लीटर दूध देने वाली गायों को रखा जाए कि डेयरी जो है प्रॉफिट में चले? देखिए सर, ऐसे तो लोग कहता है कि जितना अधिक से अधिक, लेकिन हम जो 27-28 साल हमको जो अनुभव हुआ, इसमें ज़्यादा दूध वाली गाय ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती है। वो एक तो आप क्या कहते हैं, ये बंझापन वाला केस उसको हो जाता है, ज़्यादा हैवी मिल्किंग गाय होगी उसको आपको मैस्टाइटिस अधिक होगा। तो हमको जो अनुभव हुआ कि एवरेज जैसे महात्मा बुद्ध होता है मध्य मार्ग अपने, तो और ज़्यादा कम वाला में तो चलिए नहीं पाएगा, ज़्यादा कम रहेगा तो चल नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको 10 से 15 के एवरेज में 10 से 15 लीटर दूध एक टाइम का नहीं प्रतिदिन, माने 12 से 18 के बीच में गाय रहे तो माने हमारा समस्या सबसे इन्वायरमेंट के लिए। अच्छा, अब इन्वायरमेंट की बात होता है तो इसमें होता है कि किस ब्रीड की गाय, तो साहिवाल सबसे अच्छा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इसके बाद आपको हरियाणा नस्ल की है, समझ गए, गिर नस्ल की है, चौथा हमारे यहाँ जर्सी भी चल सकता है, और फ्रीजियन जो है हॉस्टियन फ्रीजियन या फ्रीजियन, तो यहाँ के लिए एक तरह से प्रतिबंधित चीज़ है। हम जो अनुभव किया है कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा बच्चा गाय नहीं दे पाती है, या तो किसी बीमारी से वो मर जाती है और न रहती है तो बांझ हो जाती है। तो बांझ के लिए तो खैर हम बताया कि बंझापन कीट द्वारा है, लेकिन उसमें भी उसको दिक्कत होता है। जो हमारे फ्रीजियन नस्ल की गाय है, कहीं इन्वायरमेंट के लेकर गाय, वो भी जैसे उतना दूध नहीं दे पाती, समझ गए। तो मेरा सुझाव है कि आपको माने मेरा बिहार और तो भाई उत्तर प्रदेश से सब उतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ के लिए फ्रीजियन नस्ल की गाय सूटेबल नहीं है। तो आप अपनी गायों को सर खाने के लिए क्या क्या देते हैं? प्रेजेंट टाइम में देखिए सर, ऐसे कुट्टी और भूसा 2 चीज़ मेन है और पहला मेन प्रधान तो है हरा चारा, तो वो तो उपलब्ध होता नहीं है। लेकिन ये जो 2 चीज़ है कुट्टी और भूसा, ये कुट्टी भूसा में यदि भूसा उपलब्ध हो जाए तो ज़्यादा कारगर कुट्टी से है। जो जैसे अभी हम लोग जो देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ना भाई हम रोटी खाते हैं, मतलब रोटी हमारा चावल से ज़्यादा कारगर है।
तो उसी तरह से जानवर के लिए भी है। जी यदि अच्छा भूसा मिल जाए तो आपको कुट्टी से ज़्यादा कारगर है। और यहाँ हमारे अनाज में सर क्या क्या? हाँ, अनाज में बता रहे हैं, यहाँ जो तरह तरह के जो कैटल फीड्स हमारे जो मार्केट में जो है, हमको आज तक अनुभव यही हुआ। एक बार हमारे वीरेंद्र बाबू यहाँ अथी थे, बीके सिंह, ये आपको कलेक्टर, तो आपको जिस तरह से आप लोग हैं ना उसी तरह से वहाँ भी हम सब बात किया जा रहा था कि आपके समझ से यहाँ पर सबसे अच्छा कैटल फीड्स कौन है जी। इनका हमारे कलेक्टर साहब का प्रश्न हुआ। हम उनको जवाब दिया कि मेरे समझ से सबसे अच्छा कैटल फीड्स वही है जिसको आम आदमी देख करके पहचान ले और यह कहे कि यह यही है जी। तो कुछ लोग तो समझे, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं कि क्या क्या भाई यह यही है, क्या समझ ले। कहें कि कलेक्टर साहब कहेंगे ज़रा इसको क्लियरफाई कीजिए। हम कहा कि सर यही है कि मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा चुन्नी मसूर का है, बताएं कि क्या भाई, तो मसूर का चुन्नी है। कोई कहेंगे चना का है तो चना बता देंगे, कोई मसूर है तो मूंग है तो मूंग बता देंगे, ये दारा है तो कहीं गेहूं का है बता देंगे देख करके, ये दारा आपको मकई का है। जी जी। तो मेरे समझ से ये आपको इससे बढ़िया कैटल फीड्स जितना जो इस तरह बना है वो सब नहीं है। तो एक गाय को कितनी मात्रा में सर आप देते हैं? क्या मतलब एक कच्चा खिलाते हैं कि पका करके? हाँ देखिए सर, हम इसके पहले जब हमारे पास गायें करीब 7, 8, 10 तक थी तो उस समय हम सिझा के देते थे जी, जैसा लोग कहें। लेकिन इसके बाद जब गाय की संख्या बढ़ गई तो सिंझाना कठिन हो लगा। कभी दरा सिझावे तो ऊपर नीचे जल जाए और ऊपर कच्चा रहे, तो हमको देखे कि अब हानिकारक हो गया, समस्या हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमको कच्चा अनाज देना रहता है उसको शाम को दे देते हैं, डाल देते हैं अनाज में फूलने के लिए, और सुबह में उसको खिलाते हैं। अब इसी तरह से फिर जब शाम को देना है तो सुबह में डालते हैं, शाम को खिलाते हैं। एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं सर? जैसे 4 केजी 5 केजी? हाँ बता रहे हैं, जैसे करीब 5 केजी एवरेज बनी है। उसी में जो गाय अधिक दूध देती है उसको ध्यान रखा जाता है कि भाई उसको थोड़ा अधिक दिया जाए, अधिक मात्रा में दिया जाए। तो अभी जो है सर आपका प्रेजेंट टाइम में कितना दूध निकल रहा है? अभी हमारे यहाँ करीब 250-300 लीटर दूध है, निकल जा रहा है। हाँ, निकल जा रहा है। कुछ गाय तो उसमें प्रेग्नेंट भी होगी? हाँ, कुछ गाय प्रेग्नेंट भी है। तो प्रेग्नेंट गाय है तो इसमें क्रॉस ब्रीड में यही सुविधा है कि उसमें करीब 1 माह गाय दूध नहीं देती है और बाकी फिर 1 माह के बाद दूध देने लगती है। यहाँ से दूध सर कैसे सेल करते हैं? काउंटर सेल करते हैं कि कैसे सेल होता है? यहाँ से दूध काउंटर से लोग ले जाते हैं। तो किस रेट से सेल करते हैं सर? अभी 50 रुपये लीटर हमारे यहाँ 50 रुपया बिक जाता है? बिक जा रहा है सर जी। होम डिलीवरी भी करते हैं? हाँ, कोई ऐसे लोग हैं जैसे मान लिया कि जो नहीं आ सकते हैं, वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, तो उनके यहाँ करते हैं। जनरल ऐसा नहीं है सर। जनरली देखा जाए सर कि जो डेयरी फार्म है तो डेयरी फार्म में इसका रेशियो कितना % का होता है? कितना लागत का कितना % जो है मुनाफा एक हो जाता है? देखिए सर, इसको यदि सही सलामत रहे, कोई बड़ बीमारी नहीं रहे तो 50% हो जाएगा। 50% माने खर्च है, 50% लाभ है। हाँ। तो ये फार्म की सर आपकी लंबाई चौड़ाई कितना होगा? ये फार्म की लंबाई 80 फीट जी, और इधर है 45 जी। 80 फीट बाई 45 ही है सर। और गायों के बीच में जो गाय खड़ी है सर उसका स्पेस कितना होगा? ये जो गाय खड़ी है उसका यही जैसे 15 दूनी 30 फीट में बीच में नाद है, दोनों तरफ गाय है। नाद का गहराई कितना है सर? नाद की गहराई करीब 1.5 फीट है। 1.5 फीट है। और एक नाद में आपकी कितनी गाय खा लेती है? ये तो गोणी टाइप है सर जी। तो एक इसमें जैसे जितना मैंने 4 दूनी 8 गो, दोनों तरफ से लंबाई है करीब 15 फीट का है उसमें है। तो इतनी जानकारी दी है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।